हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में, जिसके अंदर से अपन डीएसए चर्चा कर रहे थे। बोले तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में अपन देख रहे थे। दूसरी बात मेरे भाई, तो आपका जो बीसीआई है और एससीआई है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, टेलीग्राम पर आपको मिल चुका होगा। अब थोड़ा सा अपन मीटर खींचने वाले हैं मेरे भाई। मैं प्रयास करूंगा कि साथियों आपको रोज़ाना की एक क्लास मिल जाए, जिससे आपका जल्दी जल्दी से काम हो जाए, बाद में आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है मेरे भाई, एकदम सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई। एकदम देख लेना, आप जाकर पहला एक वीडियो डाला है मैंने डीएसए का। आज ये डीएसए की दूसरी क्लास है। इसके अंदर से बात करें तो साथियों आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों इस क्लास में अपन देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन किस प्रकार से निकालते हैं। इसी के आधार पर साथियों आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी बात करें अपन किसके बारे में, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में अगर बात करें ना मेरे भाई, तो याद रखना मेरे भाई कि एक एल्गोरिथम के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपने को साथियों कौन सा आ जाता है कि सबसे बढ़िया सॉल्यूशन कौन सा है, इसके लिए साथियों उस एल्गो का अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कहा जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करें देखो साथियों कि एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, सबसे अच्छा समाधान ढूंढने के लिए एनालिसिस किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, दूसरा बात करते हैं, एक नाम आपको देखने को मिलेगा डिफिनेशन के बारे में बात करें तो साथियों इसमें से क्या कहा गया है कि एल्गोरिथम लिखते समय केवल आवश्यक जो स्टेप होती है ना, उन्हीं को लिखा जाता है, अनावश्यक स्टेप को नहीं लिखा जाता, ये आपको पता है। ठीक है, और बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर से 5 पैरामीटरों को फॉलो किया जाता है। उसमें से कौन कौन सा आता है, सबसे पहले अगर बात करें तो साथियों आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर बात करें तो साथियों प्रोग्राम को रन होने में लगा समय उस समय लिखी जाती है। मेन रूप से अगर बात करें एक एल्गो को रन करने में कितना समय लगता है, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं, तो मेरे भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसको कहा जाता है कि प्रोग्राम द्वारा मेमोरी में लिया गया स्पेस होता है, उसको कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं पावर कंजप्शन के बारे में बात करें तो बिजली की खपत से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। और सीपीयू रजिस्टर के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से रजिस्टर का न्यूनतम उपयोग आपको देखने को मिल जाता है। एक आता है नेटवर्क कंजप्शन, इसके अंदर साथियों नेटवर्क का उपयोग के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। अपना जो आज का टॉपिक है वो आता है मेरे भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपको पता चलेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको कहते हैं साथियों कि एक प्रोग्राम रन होने में जितना समय लेता है ना, वह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। और स्पेस के बारे में आपको बात करें तो साथियों मेमोरी से संबंधित आ जाता है। बस यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक देखो अपन बात करते हैं किसके बारे में, टाइम फंक्शन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये रहा आपके पास में टाइम फंक्शन की तुलना, इससे सवाल 100% बनेगा, तो इसको पहले आप इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें टाइम फंक्शन की तुलना अगर अपन देखते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से आता है कौन सा आता है, कांस्टेंट आता है, वो 1 आता है। सबसे छोटा होता है कौन सा, सबसे छोटा फंक्शन होता है 1 आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो log n देखने को मिलेगा, लीनियर n मिल जाता है, क्वाड्रेटिक बात करें तो n स्क्वायर मिल जाता है, क्यूबिक n स्क्वायर मिल जाता है, और 2 की पावर n है, इसको एक्सपोनेंशियल या फिर सबसे बड़ा कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब इनका आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है। इस ऑर्डर के बारे में अगर चर्चा करें तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से आपको ऑर्डर दे रखा है, सबसे जो स्मॉल है वो आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा, फिर log n मिल जाता है, फिर n स्क्वायर n है, फिर n स्क्वायर, फिर n की क्यूब, n की 4 और 2 की पावर n आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई, हमेशा सबसे छोटी कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिथम सबसे अच्छा माना जाता है, याद रखना है। मतलब कि जो 1 कांस्टेंट वाली चीज़ है वो सबसे छोटी है और सबसे बेस्ट इसी को माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, आपसे ऑर्डर ज़माना पूछ सकता है। ठीक है, ये तो याद रखना, टाइम फंक्शन का अपन कंपैरिजन यहाँ पर से ये देखा है। ठीक है, अब इनको किस प्रकार से काम में लिया जाता है उसी के आधार पर अपन बात करते हैं। यहाँ पर से लिखा गया है मेरे भाई कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो इसको यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ 1 होती है, क्या होती है मेरे भाई, ऑर्डर ऑफ 1 आपको देखने को मिल जाती है। मेन रूप से आपसे बात करें तो याद रखना मेरे भाई कि कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। इसमें कहा गया है
कि यदि किसी प्रोग्राम में कोई भी लूप इस्तेमाल नहीं किया जा गया है तो उस प्रोग्राम की जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ 1 होगी, याद रखना है। ठीक है, देखो अपने बात करते हैं, दो नंबर्स को जोड़ना है। जैसे मैंने लिखा, इंट लिख लिया, a = 10 लिख दिया, b = 20 लिख दिया, c के बराबर मैंने a + b लिख दिया, प्रिंट एफ करवा दिया। यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों ऐसा प्रोग्राम दे देगा कि निम्नलिखित प्रोग्राम की क्या बतानी है आपको, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है या फिर आपको पूछ सकता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। इसके बारे में अगर बात करें मेरे भाई, जैसे अपन इनको स्टेप्स की बात करते तो ये एक आ गया, यहाँ पर से एक कंज्यूम हो गया, यहाँ पर से ये भी एक बार आ रहा है, ये भी हो गया, इस पर एक एक बार काम हो रहा है। बाद में इसका टोटल अपन निकालेंगे तो यहाँ पर से 3 आएगी। 3 हमेशा साथियों क्या होता है, जैसे 3 आ गया, 1000 आ गया तो भी साथियों क्या है, वो 1000 का 1000 ही रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट आ जाती है मेरे भाई, मतलब कि कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 आ जाती है। स्पेस के बारे में बात करें तो मेरे भाई जितने भी अपन वेरिएबल यूज़ करते हैं उसके हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास में से ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। इसके बारे में अपन ये भी एक ले रहा है, ये भी एक है, ये भी एक है, इनकी टोटल कितनी है, 3 है। यहाँ पर से ये देखने को मिल जाता है। तो ये 3 क्या है मेरे भाई, स्पेस फंक्शन है, याद रखना है। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, याद रखना है। कांस्टेंट की आपको याद हो चुकी है। अब बात करते हैं मेरे भाई, देख दूसरा अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं, तीसरे वेरिएबल का उपयोग करके अपन स्वेप वाला है उसको अपन लेते हैं। इसके अंदर से बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से सवाल ले रखा है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैं लिख दिया इंटीजर के साथ में ABC लिख दिया, a = 10, b = 20 लिख दिया और c = a = b = c। इस प्रकार से इन दोनों को क्या कर दिया गया मेरा भाई, स्वेप कर दिया, एक दूसरे में इंटरचेंज अपन कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट टाइप के साथ में AB करवा दिया, गेट ch, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से बात करें तो भी देखो मेरे भाई, इसकी भी है क्या जाती है, इस प्रकार से 1 2 3 अपन जोड़ते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो 7 आता है। 7 हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मेरे भाई कांस्टेंट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है लाला, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। तो यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ 1 आ गया। उसी प्रकार से अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर बात करें ना मेरे भाई, तो a = 1 है, b = 1 है, इस प्रकार से अपन रखते हैं। तो यहाँ पर से 3 है, वो स्पेस फंक्शन आ गया। स्पेस फंक्शन आ गया तो मेरे भाई ये भी क्या है, फिक्स रहा। तो फिक्स रहा तो इसकी क्या आदत है, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन बात करें तो कितनी होती है मेरे भाई, 0 1 होती है। सॉरी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है, याद रखना है। 0 नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 आपको याद रखनी है। इसको साथियों बिग ओ भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात करें तो मेरे भाई याद रखना कि किसी भी प्रोग्राम में कोई भी लूप यूज़ नहीं किया हो और उसमें से साथियों प्रोग्राम है कि जो है ना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है, याद रखना। ये मैंने पहले बतवा दिया है। यहाँ पर से लिखा गया देखो साथियों कि यदि किसी प्रोग्राम में कोई भी लूप यूज नहीं किया गया है तो उस प्रोग्राम की जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 होती है, याद रखना है। स्टार्टिंग में लिखा था मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से जैसे इफ़ और एल्स वाली कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई, ऐसे प्रोग्राम के अपन क्या निकालते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर से लिखा गया है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में प्रोग्राम या तो ट्रू होगा, ट्रू ब्लॉक चलाएगा, या फिर जो फॉल्स ब्लॉक है वो चलाएगा। इसमें से कोई भी लूप नहीं होता है, इसलिए जो कुल स्टेप्स हैं वो निश्चित होती है, क्या होती है मेरे भाई, फिक्स होती है। तो याद रखना इफ़ और एल्स वाले कंडीशन के अंदर से साथियों क्या होता है, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद होगी। जैसे आपके पास में प्रोग्राम दे दिया गया, a%2 = 0 दे रखा है, प्रिंट एफ के साथ में इवन दे रखा है, इवन और ओड वाला दे रखा है। इफ़ और एल्स वाली कंडीशन आपके पास में दी गई है। इफ़ देखो अगर मेरे भाई अगर ये ट्रू होता तो 6 स्टेप्स आएंगी, अगर फॉल्स होता तो भी साथियों यहाँ पर से 7 स्टेप आएंगी। मेन रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर से अधिकतम स्टेप्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, याद रखना है। ठीक है, तो फिक्स तो देखो साथियों 6 भी फिक्स होंगी और 7 भी फिक्स होंगी। तो इसकी जो कांस्टेंट मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आपको देखने को मिल जाती है, इतना याद रखना। अब बात करते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से देखो क्या होता है मेरे भाई कि लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी की जो इसके अंदर से बात करें तो इसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन निकालते हैं तो मेरे भाई क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n होती है, याद रखना है। इसमें कहा गया है कि जब प्रोग्राम एक साधारण
सिंगल फॉर या फिर वाइल लूप जो n बार चलता है तो उसको यहाँ पर से यूज़ करना है। जैसे आपके पास में से दे दिया गया फॉर i इजिकल टू 1 दे दिया गया है, i ग्रेटर देन बराबर n दे रखा है, i प्लस प्लस दे रखा है, एक एरे दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या है, लूप n बार चलेगा तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n होगी, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो मेरे भाई ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पर से इंट के साथ में एक एरे के साथ में n यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर से मेरे भाई क्या है, 1D एरे मेमोरी में क्या है, n ब्लॉक लेता है। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n आपको देखने को मिल जाती है। एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से लिखा गया कि प्रोग्राम में कितने भी अलग अलग एरे या फिर सिंगल लूप हो, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ n रहेगी, याद रखना है। कैसे कैसे सवाल आते हैं मेरे भाई, जब अपन MCQs करेंगे ना वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मेरे भाई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से कहा गया है कि जब लूप के अंदर लूप हो तो मतलब कि नेस्टेड लूप हो तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर से n स्क्वायर देखने को मिलता है। ये 2D एरे में भी लागू होता है, याद रखना। जैसे आपके पास में दे रखा है, देखो 4 दे दिया, 4 के अंदर से दूसरा एक और 4 लूप चला दिया इस प्रकार से, तो n तो इसका था ही और n इसका हो गया, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ गई। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में, इंट ले लिया, एक एरे ले लिया, 2D एरे का अपन ने यूज़ किया, तो यहाँ पर से ग्रिड बना, ग्रिड बनने के बाद में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है मेरे भाई। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी अपन निकाल चुके हैं। आगे बात करते हैं कौन सा, लॉगरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अपन बात करते हैं। ये तो नाम से ही पता चलता है मेरे भाई। लॉगरिथम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ log n होती है, याद रखना है। इसमें कहा गया है कि जब लूप वेरिएबल में लगातार गुणन बोलो तो मल्टीपल या फिर डिवाइडेड हो रहा हो तो साथियों कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लॉगरिथम होगी, याद रखना है। या तो लगातार है लूप वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर गुणा हो भागा हो रहा हो तो साथियों इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉगरिथम आपको देखने को मिल जाती है। जैसे अपने अपन बात करते हैं, देखो साथियों, जैसे i इजिकल टू आई स्टार 2 दे रखा है इन दोनों के पास में से, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, ये 2 है, ये बेस में चला जाएगा, मतलब कि सील वैल्यू में चला जाएगा, तो यहाँ पर से इसकी ऑर्डर ऑफ log 2n होगी। दूसरा अपन बात करते हैं इसी प्रकार से 3 है, 3 का भी अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये तो मल्टीप्लाई वाला था, अब ये भाग वाला दे रखा है। भाग वाले लूप के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो बेस है ये वाला सील वैल्यू में जाएगा, तो इसकी जो सील वैल्यू को अपन यूज़ करेंगे, ऑर्डर ऑफ log 2n आपको देखने को मिलेगी। और इसकी बात करें तो यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ log 5n आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से एक चीज़ लिखी गई है मेरे भाई कि जितने से मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कर रहे हैं वही log का बेस होगा, याद रखना, और हमेशा सील वैल्यू का उपयोग करें, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि मिक्स्ड लूप या फिर हाईएस्ट वैल्यू रूल्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया कि अगर एक ही प्रोग्राम में अलग अलग लूप्स तो कुल कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा सबसे बड़ी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी। जैसे अपने पास में दे रखा है सिक्वेंशियल लूप के अंदर से एक के बाद एक दे रखा है, 4 लूप दे दिया, फिर नेस्टेड लूप 4 दे दिया गया, फिर इसके जो क्वेश्चन के अंदर से बात करें तो मेरे भाई जो हाईएस्ट वैल्यू वाली है वो आपको देखने को मिल जाती है। सेम आपको यहाँ पर से ही देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं, जैसे आपके पास में नेक्स्टेड मिक्स लूप दे रखा है तो इसके अंदर से साथियों क्या है, i प्लस प्लस दे रखा है तो रूल रन है एन टाइम हो जाता है। दूसरा बात करें तो दूसरा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से अपन बात करें तो रन टाइम log n आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसके जो इक्वेशन निकालते हैं तो वो n log n देखने को मिलती है, उसका जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है तो आ जाती है ऑर्डर ऑफ n log n आपको देखने को मिल जाती है, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज तो मैं आपको इसकी PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। इससे साथियों एक सवाल 100% बन जाता है। जैसे बिना लूप वाला कोई कोड दे रखा है तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो सीधा साधा पूछा है जाए तो याद रखना उसकी ऑर्डर ऑफ n1 होती है। दूसरा बात करते हैं इफ एल्स वाला है और बिना लूप का है तो मेरे भाई इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। दूसरा बात करते हैं अगर मेरे पास में सिंगल लूप है तो उसकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। नेस्टेड लूप है मेरे भाई, मतलब कि लूप के अंदर लूप दे रखा तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी। दूसरा बात करते हैं जिसमें गुणा हो तो साथियों यहाँ पर से क्या है, ऑर्डर ऑफ log n होगी। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दोनों में ही सेम है, ठीक है, जिसके साथ गुणा कर रहे हैं भाग कर रहे हैं वो यहाँ पर से सील वैल्यू का यूज़ कर अपन बना देते हैं।
दूसरा बात करते हैं एन लूप वाला प्लस अंदर गुणा वाला लूप दे रखा, तो यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आपको देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों यहाँ पर से आपको क्या क्या समझ में आ चुका होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, और दूसरा बात करें तो मेरे भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन किस प्रकार से निकालते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी आप याद रख लेना। इस वाली का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, वैसे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर से अपन देखते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर से क्या कहा जाता है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जिस नोटेशन में दिखाया जाता है ना, उसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखना कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जिस नोटेशन में दिखाया जाता है लाला, तो उसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहा जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 3 प्रकार के नोटेशन देखने को मिलते हैं। एक आता है अपर बाउंड, दूसरा आता है लोअर बाउंड, और तीसरा आता है मेरे भाई एवरेज बाउंड, जिसको अपन टाइट बाउंड भी कहा जाता है। ये रहा आपके पास में एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसमें कहा गया है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जिस नोटेशन में दिखाया जाता है उसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहा जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना है। कौन कौन सा, एक अपर बाउंड होता है जिसको याद से याद रखना मेरे भाई, कौन सा था, बिग ओ से बताया जाता है। दूसरा बात करते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड है, इसको साथियों किस प्रकार से बताया जाता है, इसको याद रखना ओमेगा या फिर ओम से बताया जाता है। तीसरा बात करते हैं एवरेज बाउंड मेरे भाई, इसको थीटा से बताया जाता है, और इस एवरेज बाउंड का ही दूसरा नाम है टाइट बाउंड भी इसको कहा जाता है। अब कैसे सवाल बन सकता है, इसके आधार पर अपन बात करें, निम्न में से टाइट बाउंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है वो आपसे पूछा गया है। टाइट बाउंड मेरे भाई एवरेज बाउंड को ही कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, कौन चाहते हैं, थीटा एन आपको याद रखनी है, ये आपका आंसर यहाँ पर से रह जाता है, ठीक। अब जैसे बात करें यहाँ पर से कौन सा ऑर्डर ऑफ एन दे रखी है, ऑर्डर ऑफ एन के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, इसको कहा जाता है अपर बाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर बाउंड इसको कहा जाता है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ मेरे भाई, इसको अपन क्या कहते हैं, याद रखना मेरे भाई, इसको अपर बाउंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं ओमेगा एन दे रखी है, ओमेगा एन दे रखी है मेरे भाई, तो यहाँ पर से इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है लोअर बाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लोअर बाउंड इसको कहा जाता है। और इसको आपको पता है मेरे भाई टाइट बाउंड या फिर अपन बोल सकते हैं कौन सा, एवरेज बाउंड अपन इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एवरेज बाउंड अपन इसको कह सकते हैं। तीनों चारों नाम आपको याद रखना है, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं मेरे भाई, टाइट बाउंड अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टाइट बाउंड, याद रखना है, टाइट बाउंड इसको अपन कह सकते हैं। तो ये याद रखना, ये नोटेशन है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, तीनों चारों का नाम याद रखना है। दोबारा से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेरे भाई 3 प्रकार का होता है और क्या क्या काम करता है मेरे भाई। एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जिस नोटेशन में दिखाया जाता है उसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहा जाता है। डेफिनेशन आपको याद हो चुकी होगी, ठीक है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी राम कथा नहीं है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है 3 प्रकार का होता है, एक अपर बाउंड जिसको बिग ओ से दर्शाया जाता है, दूसरा अगर बात करें लोअर बाउंड आता है जिसको ओमेगा या फिर ओम से बताया जाता है, एक आता है एवरेज बाउंड जिसको थीटा से बताया जाता है, और एवरेज बाउंड का दूसरा नाम है टाइट बाउंड भी इसको कहते हैं, ठीक। तो साथियों आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाला वीडियो अपन ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्ट्रक्चर को कहाँ पर से बनाया जाता है उसके बारे में अपन जांच करेंगे, और बाद में अपन देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का है, जिसमें से प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और एक आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब से साथियों अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन काम करने वाले हैं। मैं प्रयास करूँगा कि साथियों आपका अपन जो ये क्लास है 15 से 20 क्लास के अंदर से सारा का सारा काम हो जाए डीएसए का। बाद में साथियों अपन डीसीएन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से मिल जाएगी मेरे भाई। अगर आपको सचमुच में मज़ा आ रहा है कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने में तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।